अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये आता करते हैं कि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हुए हैं, इस जंग सारे के दौरानिए में कौन विनर है और कौन लूज़र है। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि किसी भी जंग में कोई भी ना विनर होता है और ना लूज़र होता है। ये एक इंग्लिश की कोटेशन भी है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी जो होती है वो लॉस करती है। तो अगर हम इस जंग को अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जब तालिबान के साथ अमेरिका ने मुज़ाकरात किए थे और यहाँ से उन्होंने क्विट किया था, तो तब भी हमें ऐसे नज़र आता था कि दैट अमेरिका का अब जो है ना वो डाउनफॉल हो रहा है। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। अब की जंग में भी अगर हम देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो जंग हार चुका है और अब उसका डाउनफॉल हो गया है। कोई भी जो बड़ी स्टेट होती है, जो बड़ी रियासत होती है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो अगले 40 से 50 साल पे एक तो मुहित होती है, और दूसरा उनकी जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो प्लान बी और सी होते हैं वो बड़े क्विक काम करते होते हैं। तो अमेरिका को सबसे पहले इस जंग में जो एक अच्छी चीज़ मिली है वो है एक नेगोशिएशन के साथ उसको सेफ एग्जिट मिली है। क्योंकि अमेरिकन अब ये फील कर रहे थे कि उनकी जो इकॉनमी है उसके ऊपर बहुत बर्डन है, और वो जो मैक्सिमम बर्डन था दैट वाज बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट के अंदर उनकी जो बेसिस थी। तो उनको यहाँ से एक जो एग्जिट मिला है तो ये उनकी इकॉनमी के लिए अच्छा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से वो चला जाएगा तो अमेरिका डूब जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी एक एग्जांपल भी है। देखिए, B-2 बॉम्बर जो थे वो उन्होंने 1984 में स्टार्ट किए थे और उन्होंने यूज़ किया था 2025 में ईरान के अगेंस्ट, यानी कि तकरीबन 40 साल के बाद उन्होंने एक बॉम्बर जो 40 साल पहले तैयार करना शुरू किया था उसको 40 साल बाद यूटिलाइज़ किया। उस टाइम जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था तो उनकी पॉलिसी ये थी कि हमें एक ऐसी चीज़ बनानी है जो रेडार पे डिटेक्ट ना हो सके, और 40 साल बाद उसको इस्तेमाल किया। तो इस लिहाज से ये आप उनकी देख सकते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और कितना उसमें जो टाइम फ्रेम होता है वो आगे की सोचते हैं। अब अगर हम मिडल ईस्ट के पर्सपेक्टिव में देखें तो जब न्यूक्लियर डील हुई थी 2015 में ओबामा के साथ, तो तब ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज थे ये भी उस डील के अगेंस्ट थे। सऊदीया भी, यूएई भी और बहुत सारे गल्फ जो कंट्रीज हैं वो इस डील के अगेंस्ट थे, ईरान के भी अगेंस्ट थे। पहली दफ़ा इस जंग में मिडल ईस्ट को एक स्टेटमेंट समझ आई है कि कोई भी एक जो मुल्क होता है वो तरक्की नहीं करता, बल्कि ये जो पूरा रीजन होता है वो तरक्की करता है। हम पाकिस्तानी इस चीज़ को बड़े पहले समझ भी गए थे और हम बार बार ये स्टेटमेंट हमारी जो मिलिट्री की आदत होती थी, हमारी जो सिविलियन की आदत होती थी वो ये देती थी कि अगर पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम होगा तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का ही प्रॉब्लम है, वो पूरा खिता जो है वो उससे डिस्टर्ब होगा। लेकिन हमारी कोई मानता ही नहीं था। अब पूरे मिडल ईस्ट को ये समझ आ गई है कि अगर कहीं पे एक जगह पे डिस्टर्बेंस रहेगी तो वो जो डिस्टर्बेंस है उससे पूरा खिता कोलैप्स करेगा, जो कि यूएई बड़े अच्छे तरीके से समझ गया। जितना इकानमी को उसका लॉस हुआ है और जितना जो टूरिज़्म है और जो इकानमी का जो फ्लो है वो जो दूसरे कंट्रीज़ में गया, तो उनको पहली दफ़ा ये समझ आई है, जिस वजह से नेगोशिएशन में सऊदीया का रोल, कतर का रोल, यूएई का इवन रोल वो बड़ा पॉजिटिव रहा है। आल दो इस सऊदीया के अंदर जो अमेरिका की बेसिस थी वहाँ पे अटैक हुआ, कतर में अटैक हुआ, लेकिन उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया क्योंकि वो इस चीज़ को समझ गए थे कि जंग किसी भी मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जंग पूरे खिते को जो है वो इनगल्फ करती है और उसको कोलैप्स कराती है। फिर इसका अगर हम तीसरा जो वे है वो देखें तो जो नई मंडियाँ हैं उसकी अब इन बड़ी पावरों को बहुत अशद ज़रूरत थी। वो अमेरिका हो, वो चाइना हो, वो रशिया हो, क्योंकि जो इकोनॉमिक फ़्लो होता है उसके लिए आपको हर डेकेड में एक नई मंडी चाहिए होती है। अब क्या था कि एक वो जो ऑलरेडी जो दुनिया थी वो डिवाइडेड थी, कुछ वेस्टर्न जो मंडियाँ थी वो कैप्चर थी अमेरिका से, कुछ चाइनीज़ थी। तो अब वो नई जो वेज ऑफ इकोनॉमी जो इकोनॉमिक जो फ़्लो था वो रुक गया था। अब क्या हुआ है कि ईरान के ऊपर से पाबंदियां जब हटेंगी तो ईरान के अंदर वो जो इकोनॉमिक फ़्लो है वर्ल्ड की तरफ से और ईरान के ख़ुद की तरफ से, उससे ये नई जो मंडियां हैं वो सामने आएंगी और उससे इकोनॉमिक जो फ़्लो होगा वो बढ़ेगा, और वो पूरी दुनिया के फ़ायदे के लिए होता है, वो किसी एक मुल्क के फ़ायदे के लिए नहीं होता। तो जो बड़ी पावरें होती हैं वो एज ए इकोनॉमिक वेज उसको देखते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि इंटरनेशनल रिलेशन में वैसे भी देयर आर नो परमानेंट एनिमीज़ एंड देयर आर नो परमानेंट एलाइज। ये वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, बल्कि दौरान जंग में ये बदलते रहते हैं। तो तीसरा तो जो वे है वो ये है कि आपको नए जो इकोनॉमिक हब्स हैं वो सामने आएंगी, नई मे बी ईरान जो है वो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करे एज़ कम्पेयर टू द यूएई। अब आते हैं कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कि हमें क्या मिला।
तो पाकिस्तान के पास एक गोल्डन विंडो है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस सारे दौरानिए में कि पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी जो गैस पाइपलाइन है वो 2 महीनों के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये गोल्डन विंडो है। मे बी 2 महीने के बाद हालात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो स्पॉइलर है वो तो इसराइल है, वो क्या करेगा 2 महीने बाद, हालात क्या होंगे। तो हमें इस 2 महीने के दौरान अपना जो इस पूरे वर्ल्ड में जितनी उसने सैंक्शंस 2 महीने के लिए ईज किए हैं ईरान के ऊपर, वो एक तो ये चेक भी करेंगे कि अब ईरान यहाँ से आगे किस तरफ मूव करेगा, और दूसरा हमारे लिए ये गोल्डन विंडो है कि हम अपना जो गैस पाइपलाइन का जो अधूरा मुआहदा है उसको कंप्लीट कर लें। तो हमारे लिए एनर्जी का अगर वाफर मकदार में आ जाती है तो ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। अब आते हैं कि जो वर्ल्ड है क्या वो एक पोल से डाईपोल में, मल्टी पोल में या बाय पोल में एटलीस्ट शिफ्ट हो रही है या नहीं। तो अमेरिकन जो हैं उन्होंने एक तो चीज़ ये भांप ली है, जब उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया है तो वो मैक्सिमम जो रिस्पांस है वो भी ये चेक करना चाह रहे थे कि कहाँ तक रिस्पांस आता है, कितनी शिद्दत से आता है और उसका असर कहाँ तक होगा। तो उससे ये जो मिडल वारफेयर हैं, मिडल वारफेयर से मुराद ये है कि सस्ते जो ड्रोन्स हैं, जो उनकी नेवल बोट्स हैं, ये जो छोटे छोटे जो हथियार हैं, इन्होंने मात दी है बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी को और बहुत बड़े हथियारों को। क्योंकि ईरान ने क्या इस्तेमाल किया, अपने वो जो चंद सौ डॉलर्स के जो ड्रोन्स हैं उनको इस्तेमाल करके जो बहुत बड़ी उनकी टेक्नोलॉजी थी, B-2 बॉम्बर्स थे या उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, उसको उन्होंने कोलैप्स करवाया। तो मिडल टेक्नोलॉजी एक दफ़ा बड़ी तेज़ी से दोबारा से उभरेगी और जो बड़े आर्सेनल्स हैं उनकी तरफ जो एक्सपेंस हैं वो जो सारे मुल्क हैं वो कम करना शुरू करेंगे और छोटे हथियारों पे जो कि मिनिमम प्राइस से होंगे और वो जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे उस तरफ फोकस करेंगे। इसका जो दूसरा रुख है वो हमें रशिया और यूक्रेन की जो वार है उसके अंदर भी नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तरफ रशिया बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन जो है वो उन ड्रोन अटैक से, अब रिसेंटली भी उन्होंने उनकी जो बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी उस पर सबसे बड़ा उन्होंने अटैक किया है। क्यों, वो ड्रोन है वो गिर भी गया, इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन उसके बदले में रशिया का लॉस जो है वो इकोनॉमिक ज़्यादा होता है या मिलिट्री का ज़्यादा होता है। जब वो बड़े मिसाइल मारते हैं तो उनका लॉस ज़्यादा होता है। तो ये जो मिडल टेक्नोलॉजी है इस पर ज़्यादा फोकस होगा और वो सारे कंट्रीज़ का होगा। एक नए वेज जो हैं उसमें ओपन होंगे और जो डिफेंस की डायरेक्शंस हैं वो जो हैं वो चेंज हो गई हैं। तो ये सारा था इस चीज़ का इहाता कि आप जो है वो जंग को अगर देखते हैं किसी एक आय से कि क्या ये जंग किसी एक मुल्क ने जीती है या नहीं, तो जंग में सिर्फ और सिर्फ जो है वो ह्यूमैनिटी लॉस करती है। हाँ, ईरान के पर्सपेक्टिव से जो उसके फ़िलहाल के प्लस पॉइंट हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि वो पिछले 35 से 40 साल तन्हाई का शिकार थे। अब उनका इकोनॉमिक एक फ़्लो आएगा, उनके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वो उनको दोबारा से मिलेंगे, उनकी तामीर नौ के लिए उनको काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं तो उससे जो उनकी आवाम होगी वो उसमें खुशहाली आने के काफ़ी चांसेस भी हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी हैं और काफ़ी जल्दी आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, गैस रिच कंट्रीज़ हैं। वो उसका अगर उनको 2 महीनों की जिस तरह इजाज़त मिली है कि वो 2 महीने एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाय बैंकिंग चैनल्स, तो इससे उनकी जो आवाम है जो कि काफ़ी टाइम से सफ़र कर रही थी वो काफ़ी खुशहाल हो सकती है। बाकी जो एक एटॉमिक जो पावर्स होती हैं, देखें एटॉमिक बॉम्ब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दिस इज़ नॉट अ जोक कि आपने एटम बम रख लिया तो आप सेव हो जाएंगे या अनफॉर्चुनेटली आप किसी भी टाइम पे उसको चला देंगे, ऐसा नहीं होता। हमें हिस्ट्री में एक एग्जांपल मिलती है और वो है हिरोशिमा और नागासाकी की। आज कई जनरेशन गुजरने जाने के बाद भी उनके जो एग्जाम्पल है वो एज ए नेगेटिव एग्जाम्पल के तौर पे उस चीज़ को पेश किया जाता है। तो कोई भी सेन माइंड्स जो होते हैं या जो सेन रियासतें होती हैं, जो अक्लमंद रियासतें होती हैं, वो इस चीज़ की बात नहीं करती हैं, बल्कि वो अल्टीमेट किस चीज़ की बात करती हैं, नेगोशिएशन की ही बात करती हैं। आप पूरी दुनिया में देखें, आप हिस्ट्री में देखें, अब अगर हम अमेरिका को रिसेंटली देखें, तालिबान के साथ इतना अरसा लड़ने के बाद भी वो टेबल के ऊपर ही आए थे। तो जो भी मामलात हैं वो एंड पे टेबल के ऊपर ही हल होंगे, नेगोशिएशन से ही हल होंगे, और जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं या जो एक अम्ब्रेला है यूएन का, उसी के अंडर आते हुए ही हल होंगे। अदरवाइज़ दुनिया अब किसी एक बड़ी जंग के या एक पूरा खिता जो है वो किसी भी जंग के मुताबिल नहीं हो सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इस पे बातचीत की है कि हु इज़ द विनर बिटवीन द ईरान एंड अमेरिका वार। So the final statement is Iran has now an upper hand as compared to the America, but you cannot judge that ultimate winner is Iran. The ultimate winner is humanity. So अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आगे भी हालात अच्छे रहें और दुनिया एक अमन का गहवारा बने. So see you in the next video with the next topic. Till then, Allah Hafiz.